अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स एंड वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। लास्ट वीडियो में मैंने आपके साथ गुप्ता एज और उसका एडमिनिस्ट्रेशन डिस्कस किया था। अब आज के वीडियो में मैं आपके साथ गुप्ता एज के जो इकोनॉमिक कंडीशन थी वो कैसी थी, रिलीजियस स्टेटस कैसा था, सोशल, उन सब के बारे में डिस्कस करूँगी। सो लेट्स स्टार्ट। Economic condition during Gupta age. In economic terms, Gupta age was a golden period. Farming, internal trade, and international trade will very developed. Special farming practices include annual, 3-year and 5-year farming. तो स्टूडेंट्स गुप्ता एज के दौरान, गुप्ता एज को हम गोल्डन एज कहते हैं, बराबर। तो गुप्ता एज के दौरान फार्मिंग यानी खेती तो बहुत ही ज़्यादा डेवलप हुई थी, लेकिन उसके साथ जो इंटरनल ट्रेड था यानी कि अंदर व्यापार, फिर इंटरनेशनल यानी दूसरे देशों के साथ व्यापार, वो बहुत ही ज़्यादा डेवलप हुआ था। इवन कि वो लोग जो फार्मिंग थे वो स्पेशल टाइप की फार्मिंग करते थे, मतलब कि एन्युअली करते थे, फिर 3 ईयर वाली करते थे, 5 ईयर, ऐसी वो लोग अलग अलग प्रैक्टिसेस करते थे फार्मिंग के। व्हीट राइस इन नॉर्थ इंडिया, शुगर केन इन गद्दार, ग्रेप्स एंड केसर इन कश्मीर एंड कोकोनट इन कामरूप वर ग्रोन। तो वो लोग क्या क्या खेती करते थे, कौन सी, तो नॉर्थ इंडिया के अंदर वो लोग गेहूँ और राइस की खेती करते थे। गंधार के अंदर वो लोग शुगर कैन यानी कि शेरडी की खेती करते थे, और ग्रेप्स और केसर कश्मीर के अंदर उगाते थे, और कामरूप के अंदर कोकोनट की खेती करते थे। राइस वॉज ग्रोन इन लार्ज क्वांटिटी इन बंगाल, बंगाल के अंदर ज़्यादातर राइस ज़्यादा ग्रोन होते थे। कॉटन इन गुजरात, और सिंध और गुजरात के अंदर कॉटन यानी कपास ज़्यादातर उगाते थे, और सिल्क वॉज प्रोड्यूस्ड इन बंगाल। ट्रेड ऑफ कंडीमेंट्स एंड स्पाइसेस, सिल्क एंड कॉटन हैड डेवलप इन साउथ इंडिया, और साउथ इंडिया के अंदर कॉटन, सिल्क और अलग अलग टाइप के जो स्पेसिस होते थे, स्पाइसेस होते थे यानी मसाले, उनका व्यापार ज़्यादातर वहाँ पे होता था। किंग यूज्ड टू टैक्स 1/6 ऑफ द टोटल प्रोडक्शन लैंड वॉज डोनेटेड टू ब्राह्मीण एंड टेम्पल्स। जो राजा जो कुछ भी टोटल खेती के अंदर जितनी ज़मीन होती थी, उसका जो प्रोडक्शन होता था, खेती होती थी, उसका 6 पार्ट जो राजा है उसका 6 पार्ट टैक्स के तौर पर वसूल करता था। और वो टैक्स के तौर पर जो कुछ भी वो वसूल करता था, लेता था, वो कहाँ पे देता था, तो ब्राह्मण और मंदिरों के अंदर वो उसे दान कर देता था। इंटरनेशनल ट्रेड वाज द एपिटोम ऑफ गुप्ता एज, गुप्ता एज का सबसे मेन इम्पॉर्टेंट जो था तो वो था इंटरनेशनल ट्रेड, यानी कि उस टाइम पे इंटरनेशनल ट्रेड बहुत ही ज़्यादा डेवलप हुआ था। कॉटन, सिल्क एंड स्पाइसेस वर एक्सपोर्टेड टू यूरोप फ्रॉम इंडिया थ्रू सेंट्रल एशिया, और सेंट्रल एशिया के रास्ते से इंडिया से कॉटन है, सिल्क है, अलग अलग टाइप के जो मसाले हैं वो यूरोप भेजे जाते थे। वही कॉटन, सिल्क, स्पाइसेस, कंडीमेंट एंड टिम्बर वर एक्सपोर्टेड टू ईस्ट एंड वेस्ट ऑफ द वर्ल्ड थ्रू इंटरनेशनल East and west of the world through international port like Khambat, Bharuch, Sopara and Tamralipti. गोल्ड, सिल्वर एंड अदर आइटम्स वर इम्पोर्टेड, और गोल्ड है, सिल्वर है, ऐसे आइटम्स बाहर से मंगाते थे। तो ऐसे स्टूडेंट्स इकोनॉमिक कंडीशन गुप्ता एज के दौरान बहुत ही ज़्यादा अच्छी थी, ये हम कह सकते हैं। सेकंड है रिलीजियस स्टेटस। तो हिंदुइज्म एंड इंडियन कल्चर आर सीन इन फुल स्विंग ड्यूरिंग गुप्ता एज। तो गुप्ता एज के टाइम पे हिंदू रिलीजन जो था, उसका जो इंडियन कल्चर था, बहुत ही ज़्यादा स्विंग यानी कि टॉप पे था। द गुप्ता एम्पायर गेव वैष्णविज्म द स्टेटस ऑफ स्टेट रिलीजन, और गुप्ता एज के जो राजा थे उन्होंने वैष्णविज्म, ये धर्म का नाम है, हिंदू धर्म के अंदर जो वैष्णव धर्म होता है ना, वो तो उसको स्टेट रिलीजन यानी कि राज्य का धर्म, इस तौर पे उसको इतना स्टेटस उसको दिया था। एज अ रिजल्ट विष्णु, हिज अवतार श्री राम एंड श्री कृष्ण वर मोस्टली वर्शिप एट दिस टाइम। तो इसी की वजह से ज़्यादातर उस टाइम पे विष्णु के अलग अलग अवतार, फिर श्री राम, श्री कृष्ण, ये सभी भगवान उस टाइम पे पूजे जाते थे। लक्ष्मी बिकेम वेरी फेमस गॉडेस, और देवी के अंदर यानी कि भगवान जो देवी होती है उसके अंदर ज़्यादातर वो लोग लक्ष्मी को पूजते थे। It was during this time only that Ramayana, the Mahabharata as
as well as the Puranas were recompiled. Srimad Bhagavad Gita became very important text of this time. और उस टाइम पे सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो किताब थी, टेक्स्ट, वो किसे माना गया था? श्रीमद् भगवद गीता को. लाइक वैष्णविज्म, शैविज्म ऑल्सो डेवलप ड्यूरिंग गुप्ता एज. तो गुप्ता एज के दौरान सिर्फ वैष्णविज्म नहीं लेकिन शैविज्म यानी भगवान शिव को मानने वाले वो भी बहुत डेवलप हुआ था. इन साउथ इंडिया शैव सेंट वर कॉल्ड नैनार. और साउथ इंडिया के अंदर जो शिव के भक्त होते थे, शिव के साधु, उसे नैनार कहते थे. वाइल वैष्णव सेंट वर कॉल्ड अलवार इन साउथ इंडिया. Mahishasur Nidhi was also quite popularly worshipped here. The worship of Kartikeya was also practiced during Gupta age. तो कार्तिकेय को भी गुप्ता एज के दौरान पूजा जाता था. इवन बुद्धिज्म एंड जैनिज्म ऑल्सो डेवलप ड्यूरिंग गुप्ता एज. तो गुप्ता एज के दौरान सिर्फ हिंदू धर्म नहीं लेकिन बौद्ध धर्म और जैन धर्म भी बहुत ही ज़्यादा फैला हुआ था, बहुत डेवलप था. समुद्रगुप्त वॉज प्रोटेक्टर ऑफ बुद्धिज्म. और ज़्यादातर समुद्रगुप्त जो राजा थे वो बुद्धिज्म यानी बौद्ध धर्म को बहुत प्रोटेक्ट करते थे. महायान एंड हीनियन कल्ट ऑफ बुद्धिज्म ऑल्सो डेवलप. कल्चर कंडीशन ड्यूरिंग गुप्ता पीरियड. अब कल्चर की कंडीशन कैसी थी वो? तो गुप्ता एज वॉज कल्चरली गोल्डन एज ऑफ इंडिया. मैनी न्यू लैंग्वेजेस डेवलप ड्यूरिंग दिस एज. बहुत सारी अलग अलग लैंग्वेज, अलग अलग भाषाएं इस टाइम के दौरान, गुप्ता एज के दौरान डेवलप हुई थी. जैसे और उसके अंदर बहुत सारे अलग फेमस लिटरेचर जो थे, लिटरेचर के यानी कवि और लेखक भी उस टाइम पे थे. जैसे कालिदास है, स्कंद स्वामी, हरिस्वामी एंड रानी विजया एंड Aryasur were important literatures. Among all of them, Kalidas was the best. Kalidas is called the Shakespeare of India. इन सभी कवि के अंदर कालिदास बेस्ट थे और इसी की वजह से कालिदास को उस टाइम पे इंडिया का शेक्सपियर कहा जाता था. आपको मालूम होगा कि शेक्सपियर एक फेमस ऑथर है इंग्लिश लिटरेचर का. इंग्लिश के अंदर उन्होंने बहुत सारी बुक लिखी है, बहुत फेमस है. तो इसलिए तो उसी तरह कालिदास इंडिया के अंदर बहुत फेमस थे, इसलिए उनको इंडिया का शेक्सपियर कहा जाता था. टेकिंग अ स्टोरी ऑफ इंडियन एपिक्स, ही रोट एपिक्स लाइक अभिज्ञान शाकुंतलम, रघुवंशम एंड मेघदूत. गुप्ता एज वॉज एरा ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर. ज़्यादातर उस टाइम पे बहुत अलग अलग टाइप के मंदिर बनाए जाते थे. गोप इज गुजरात, पार्वती टेम्पल ऑफ नचाना कोठर एंड टेम्पल ऑफ झांसी आर द फर्स्ट ब्रिक टेम्पल्स ऑफ इंडिया. इंडिया के पहले ब्रिक यानी कि ईंट से बने टेम्पल कौन से थे? पक्के टेम्पल, कच्चे नहीं, मतलब कादू से कीचड़ से नहीं लेकिन पक्के ईंट से बने टेम्पल. तो गुजरात के अंदर गोप टेम्पल है, फिर पार्वती टेम्पल ऑफ नंचना और कोठर टेम्पल ऑफ झांसी, ये सभी जो पहले इंडिया के फर्स्ट ब्रिक टेम्पल थे. द गुप्ता एज मार्क द बिगिनिंग ऑफ द टेम्पल आर्किटेक्चर. और इसी की वजह से गुप्ता एज को टेम्पल आर्किटेक्चर की शुरुआत का मेन एरा माना जाता है. द आइडल्स ऑफ दुर्गा, बुद्धा, कृष्णा एंड शिवा वर मेड इन लार्ज नंबर. ज़्यादातर कृष्णा, दुर्गा, बुद्ध और शिव की मूर्तियाँ उस टाइम पे ज़्यादातर बनाई जाती थी. तो ये थे स्टूडेंट्स कल्चरल कंडीशन, रिलीजियस स्टेटस और इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ गुप्ता एज. बाकी की जो रह गए हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे. थैंक यू वेरी मच.